तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान के टॉपिक में पढ़ेंगे समुद्री धाराओं के बारे में। हमें पढ़ना है कि समुद्री धाराएं क्या होती हैं। इस समुद्री धाराओं को पढ़ने के क्रम में हमने एक अपना चार्ट बनाया कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। सारे के सारे की हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मैंने पॉइंट बनाए। तो सबसे पहले समुद्री धाराएं होती क्या है, इसका एक परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है। फिर धाराओं के प्रकार, ठंडी और गर्म धाराएं, कोल्ड एंड वार्म। फिर ये धाराएं क्यों समुद्र में उत्पन्न होती हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। धाराओं के उद्भव के कारण चर्चा करेंगे। हमें ये देखना है कि संपूर्ण पृथ्वी में या पूरे ग्लोब में कहाँ कहाँ वो धाराएं कैसी कैसी हैं। ये पूछे जाते हैं कौन सी धारा कहाँ पे पाई जाती है, ये देखेंगे। फिर लास्ट में हमें लिखना है कि इम्पैक्ट ऑफ लाइफ, जीवन पर प्रभाव। ये जो धाराएं चलती हैं समुद्रों पे, इससे मानव पे क्या प्रभाव आया, क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ओवरऑल हम इस विषय में चर्चा करेंगे। लास्ट का पॉइंट जो है इम्पैक्ट ऑफ लाइफ है, जीवन का प्रभाव है, इसको लिखना है। रोशनी ध्यान से देखिएगा, शायद लास्ट में नीचे वाला बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पे आपको उसको ऐड करना है, ठीक है ना। और हमें क्वेश्चन भी चेक करना है अपना, ठीक है ना। तो अब जैसा बताओ, अभी चेक करना चाहो तो अभी, नहीं तो बाद में, तो फिर बाद में। जब सबसे पहले बात यह है कि कोई भी प्रश्न लिखने से पहले प्रश्न में अगर काउंटर प्रश्न किया जाए तो प्रश्न आसान हो जाता है। जैसे कहा गया कि जल की विशेषताओं के बारे में बताएं, है ना, सब जानते हो, पर इसको इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि इसको अपने अपने लाइफ में इसको जोड़ नहीं पाए, है ना। अगर इसमें प्रश्न ये कर देते हैं यहीं पर कि इसको, इसकी विशेषताएं अगर कुछ हैं भी तो ये हमसे कैसे जुड़ी हुई है ना। तो यहीं से सारी कहानी स्टार्ट हो जाती है जल की विशेषताओं की, ठीक। सबसे पहले जल की इंट्रो बनाना है, तो जैसे इन्होंने बताया कि सभ्यताओं का उद्भव समान, मतलब प्राचीन काल में सभ्यताओं का उद्भव जो हुआ वो नदियों के किनारे हुआ। ये सच है, इसमें गलत नहीं है, इसमें तो होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो, अब जो एडवांस लेवल के, सब सब स्टूडेंट लिखते हैं, जो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है, अगर इसमें अगर आपको जल की विशेषताएं बतानी है, क्योंकि लास्ट में बताना पड़ेगा कितना मानव उपयोगी है, तो अगर आप ये बता के रखो कि समुद्र में 71% जल पाया जाता है, ठीक है ना। 70% जल, तो पृथ्वी का संपूर्ण 71%, या ऐसा कहा जाए कि जो 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 71% जो जल है समुद्र का, इस 71% जल में कितना है, इसका लगभग लगभग आपका 90% जो जल है खारा है, ठीक है ना। ओवरऑल जो मैं डेटा देने जा रहा हूं तो उसमें 4% ही मीठा पानी है। संपूर्ण जल में 4% मीठा जल है, और उस 4% मीठे जल में 1% है समुद्र के, मतलब पृथ्वी के अंदर नदियों में। नहीं, सबसे 4% सबसे ज्यादा 3% जो जल है वो है हमारे ग्लेशियरों में, ग्लेशियर के बाद फिर नदियों में, फिर जलाशय तरफ, फिर भूम जल में, और भूम जल पर जो है 0.3% जल है। सिर्फ इतना ही जल है हमारे लिए उपयोगी संपूर्ण पृथ्वी का, ठीक है। अगर ये डेटा देते हो तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि वास्तव में ये जल की उपयोगिता बताने ही जा रहा है। एनसीईआरटी एटलस बुक में भी दे रखा है, डेटा दे रखा है। तो ओवरऑल जल की विशेषताओं की बात की जाए तो जल की विशेषताएं कैसी हैं। जल पृथ्वी में एक यूनिक है, पृथ्वी में एक जल एक तत्व ऐसा है जो बहुत ही यूनिक है, बहुत विशेष है। उसका ये है कि इससे मानव का सीधा संपर्क है। क्या बिना जल के हम जी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पृथ्वी में अगर जीवन है तो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि पृथ्वी में जल है, वो भी तरल अवस्था में पाया जाता है। तो पहली विशेषता, ठीक है ना। दूसरा दूसरा जल की जो इन्होंने लिखा भी है, जल की दूसरी विशेषता ये है कि जल में, जल का एक विशेष तापमान है, वो 100 डिग्री टेम्परेचर में बॉयल करता है और 0 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। मतलब एक ऐसा अनोखा तत्व है कि 100 डिग्री टेम्परेचर, इसलिए तो पृथ्वी में लिक्विड में जल पाया जाता है। बहुत हद तक पृथ्वी में जो 70% जो जल है वो लिक्विड रूप में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि 70, क्योंकि पृथ्वी में औसत तापमान 35 है, तो और चूंकि लिक्विड में मिलेगा वो जल हमको,
ठीक है, तो इसकी विशेष है, उसको बोलते हैं विशिष्ट स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, इसकी विशेष ऊष्मा ये। तीसरा इसका फैक्ट ये है कि ये 4 डिग्री टेम्परेचर में इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा अधिक होती है, इसीलिए तो ग्लेशियरों से नदियां निकलना स्टार्ट कर देती हैं। 4% एक ऐसा तत्व है कि समुद्र का मतलब जल का वो सबसे ज्यादा घनत्व में रहता है। घनत्व होने का मतलब है कि सबसे पहले वो 4 डिग्री टेम्परेचर में ही फ्रीज होता है, और 0 डिग्री के बाद तो वो फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है, मतलब एक बहुत ठोस पदार्थ बनना स्टार्ट करता है। तो 4 डिग्री में जब वो रहता है तभी तो ग्लेशियरों से जल निकलना रसना स्टार्ट करता है, वहीं से वो। जी, तीनों, लेकिन वो जब ठोस अवस्था में होता है तो वहीं से नदियां ग्लेशियर निकलना स्टार्ट करती है, गंगोत्री यमुनोत्री जितने भी जल निकलते हैं वो सब यहीं से निकलते हैं। ये अच्छा एक विलायक है, उसमें कुछ भी मिला दो, डिजोल्व कर दो, वो घुल जाता है ना। इसका कोई रंग नहीं है, जब कोई रंग नहीं है तो इसीलिए तो एक ऐसा शुद्ध वो है कि कहते हैं ना कि जाओ नहा लो जाके, गंगा नहा लो जा करके, क्योंकि शुद्ध करता है ये, क्योंकि बहुत चीजें मिलावटी इसमें है ही नहीं, है ना। जल जल की अन्य विशेषताओं में यह है कि जल तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। प्रकृति में नेचर रूप में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस रूप में भी पाया जाता है, द्रव रूप में पाया जाता है और गैस रूप में पाया जाता है। जब ये तीनों अवस्था में होता है तभी तो जल चक्र को कंप्लीट कर पाता है, और जब जल चक्र को कंप्लीट करता है तो जल क्या होता है, रिसाइकिल होता रहता है। समुद्र का जल भाप बनता है, भाप बनने के बाद बादल, बादल से फिर वो फ्रीज होता है, फिर बारिश होती है, फिर वो मीठा जल बनता है, फिर नदियों का जल समुद्रों में जाता है, फिर भाप बनता है, फिर ऐसे करता रहता है, ये एक चक्र चलता रहता है। उसी चक्र में मानव जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम ब्रीथिंग भी करते हैं, हमें जल भी चाहिए, है ना। सब मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति है। मानव ही नहीं, पूरे पृथ्वी में जितने भी क्रिएचर है, जो लाइफ है, सबको जल चाहिए। और चूंकि जल चक्र है, इस जल चक्र से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए पृथ्वी की सारी जल की सारी विशेषताएं। क्लियर? आप लिख सकते हो जी। तो इस तरह से पृथ्वी इसकी इसकी वैल्यू है, ये इसका सिग्निफिकेंस शब्द इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, कि ये इसकी विशेषताएं। ठीक है, लिखने का दूसरा पहलू, सुनते जाइए, ये सब चीजें लिखा करो। पहले हर क्वेश्चन का काउंटर क्वेश्चन ढूंढो। लिखने की दूसरी विशेषता ये है कि उस विषय में चिंतन किया जाए। जब लिखने बैठते हो तो, जब मैंने शुरुआत की थी लिखने की, तो मुझे कलम रुक जाती थी मेरी, कि अब क्या लिखूं मैं। और पता चला कि लिखने 100 शब्द हैं, लग रहा है हमको 2 घंटा, है ना। तो उसकी दूसरी विशेषता क्या, लिखने से पहले चिंतन कर लो कि क्या मुझे लिखना है, और उसके बाद खुद सोचो। जैसे, हाँ, पॉइंट बना सकते हो दिमाग में अपने, कागज में अपने पॉइंट बना, तो लिखना आसान हो जाएगा। क्लियर है ना। तो दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि चिंतन करो। सबसे अच्छा जो मैंने जैसे सीखा, अब तो बुक लिखता हूं, तो अगर आपको लिखना की कोशिश करनी है, हिंदी अगर सुधारनी है, तो हिंदी सुधारने के लिए रोज 15-20 मिनट देखो रामायण का पाठ। रामायण जो आती है ना, रामानंद सागर वाली, तभी लॉकडाउन में रामायण दिखाई जाती थी, शुद्ध हिंदी इस्तेमाल होती है, वो शब्द लिखो। एनसीईआरटी के शब्द ढूंढो, घरेलू शब्द नहीं जैसे इन्होंने लिखे हैं। इंगित करता है, आपने लिखा है एक जगह, इंगित इंगित करना नहीं होता है, सूचित करता है ना। तो ऐसे शब्द कैसे आएंगे, जब आप ऐसी कुछ चीज देखिए, तो आपके घर में माहौल हो। जैसे इनके घर में नहीं हो सकता, क्योंकि इनके यहाँ में तो वो वाली भाषा बोलती है, ऐली गली नहीं, ऐली गली नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आइयो जइयो, है ना, नहीं होगा। जैसे ये गोरखपुर साइड में रहते हो अपना, तो वहां की भाषा दूसरी, थोड़ी भोजपुरी टच है। आप कहाँ के रहने वाले हो, हैं? ये हरदोई के, अच्छा, तो हरदोई की भाषा भी दूसरी है, तो वो शब्द नहीं, है ना।
तो कौन से, ये वाले शब्द आपको बनाना है, ठीक है ना। और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है जब सोने जाओ, जब प्रैक्टिस होती है। एक तो रामायण सुनने में अच्छे विचार आते हैं, रामायण देखने से अच्छे विचार आते हैं। तो उस रामायण को सिर्फ यूट्यूब में देखोगे तो 15-15-20 मिनट की क्लिप पड़ी रहती है। बहुत ज्यादा देर नहीं देखना कि पर एक फिर दूसरी निपटा रहे हो, फिर तीसरी निपटा रहे हो, क्योंकि आकर्षण भी है उसमें। तो आपको सिर्फ सिर्फ 10 से 15 मिनट की देखनी है। आप रोज ऐसा करोगे ना, आपकी भाषा में परिवर्तन आ जाएगा जी। कथा कहते हैं, नहीं कुमार विश्वास में अभी नहीं, कुमार संग वो तो कथाकार हो चुके हैं, वो कवि हैं। नहीं, जो शब्द आते हैं वो रामायण में शुद्ध शब्द इस्तेमाल किए गए। उनका भी थोड़ा, चूंकि मेरठ के रहने वाले हैं तो मेरठ लुक आता है उनका। नहीं, हमें खड़ी जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी, अगर बुक पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी बुक देखो, बिल्कुल शुद्ध वही भाषा इस्तेमाल हो रही है जो रामायण में भाषा इस्तेमाल होती है। मैं जो उतना भी लिखाता हूँ ना, मैं एनसीईआरटी शब्दों लिखाता हूँ। जब भी मुझे पढ़ता, मैं इंग्लिश वाली बुक हूँ, लेकिन जब भी मुझे पढ़ाना होता है तो मैं एनसीईआरटी बुक जरूर रख देखता हूँ, है ना। एनसीईआरटी एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। रोशनी आपके लिए भी है ये सब। तो स्टार्ट करें। तो लिखने में दो चीजें आ गई। पहली चीजें आ गई कि हमें आंसर को फ्रेम कर लेना है और अच्छे शब्दों को ढूंढा, और अच्छे शब्द कम से कम आप जब 1 महीने से अभ्यास करोगे तब सीख पाओगे। 1 महीने के अभ्यास के बाद सीख पाओगे। और 3 महीने के अभ्यास में आंसर में पकड़ बनती है आपकी। जब रोज लिखोगे, थोड़ा थोड़ा लिखोगे, 100-100 200 शब्द लिखोगे, कुछ भी नहीं मिला ना तो दिन भर में आज क्या किया बस उसी को लिख डालो। दिनचर्या लिख लो, सुबह आज मैं जगह ये किया, फिर ब्रश किया, फिर ये किया, बगल वाली आंटी ने ये कहा है। हाँ, तो वो ऐसे शुरुआत यहां से कर सकते हो, ठीक है ना। तो पर लिखने की आदत होनी चाहिए। चलिए अब हम फोकस करेंगे अपने लेक्चर पे। धाराएं क्या होती, समुद्री धाराएं क्या होती हैं। धाराएं के बारे में हमने बताया था कि जब एक निश्चित दिशा में जल एक फ्लो करता बहता है तो उसे क्या कहते हैं, धाराएं कहते हैं। इनकी औसत स्पीड जो होती है 2 से 3 किलोमीटर की औसत स्पीड होती है समुद्र की, ये धाराएं कहलाती, ठीक है ना। जब समुद्र के अंदर, जो समुद्र में के अंदर चाहे ठंडी हो चाहे गर्म धारा हो, जो एक निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करती तो वो क्या क्या कहलाती है, समुद्री धाराएं कहलाती है, ठीक है ना। परिचय क्या है, इस परिचय में इसमें क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी जलाशय हैं, जितने भी महासागर हैं, उन महासागरों से एक निश्चित दिशा में निरंतर निरंतर जल की धाराएं बहती रहती, वो जल की धाराएं क्या कहलाती हैं, समुद्री धाराएं कहलाती हैं आपकी। क्लियर, क्या कहलाएंगे, समुद्री धाराएं कहलाएंगी। समुद्री धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ठंडी और एक होती है गर्म। जिस जिस जहां से ये उत्पन्न होती हैं, या कह सकते हो कि जल के स्वभाव के आधार पर ये ठंडी गर्म होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्रुवों में ही ठंडी धाराएं होती हैं। मैं आज ये प्रूव कर दूंगा कि समुद्री धाराएं ऐसा नहीं है कि ध्रुवों में भी हैं, और भी कई ऐसे स्थान है जहां पर समुद्री धाराएं होती हैं और वो ठंडी होती है। लेकिन जल के स्वभाव से, जल के गर्माहट शीतलन के आधार पर दो तरह की होती हैं, ठंडी और गर्म। क्लियर। अब मेन आता है धारा के उद्भव के कारण, कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ द करंट। जो मेन फोकस है यही। अब प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं यहां से यहां से यहां से पूछे जा रहे हैं। इन 3 सेक्शन पूछेंगे, धाराओं के उद्भव के कारण से, ग्लोब में वितरण जो है, और मानव जीवन में प्रभाव, ये मेन से पूछा जाएगा। इन दोनों से प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाएगा। मेन हमारा अब यहाँ पे आ गया कि धारा के उद्भव के कारण क्या है, ऐसा क्या होता है पृथ्वी में कि जल धाराएं उद्भव करती, ठीक है ना। ऐसा क्या वजह है कि जल धाराएं समुद्र में उद्भव करती हैं। चलिएगा।
ये पूरे पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी में है, और इस पृथ्वी में देखना है कैसे जल धारा उत्पन्न होती हैं। तो यहां से ठंडी धाराएं चलती हैं, ठीक। ठंडी धाराएं चलने के बाद यहां से ठंडी धाराएं चलती हैं। एक मिनट कॉल। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी जी मैम। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक। ठीक ठीक, मैं आता हूँ। अभी 2 बजे के बाद ही आता हूँ। ठीक ठीक। तो जो जैसे मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ ना, तो वैसे डॉट डॉट आपको दिखाना है। बनाते जाइए। अब यहां से डॉट डॉट रेखा दो तरह चली जाती है। और जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाइएगा। रोशनी आपको भी बनाना है। बन गया सब। इसको बनाइएगा क्योंकि हर जगह मिलेगा नहीं है। ये नासा का है इमेज, ये नासा का इमेज है। हाँ जी।
जी बना लिया ना, तो इसको हमेशा अपने पास अच्छे से रखिएगा, तो क्योंकि ये हर जगह मिलता नहीं ना, बुक में नहीं है, इंडियन बुक में नहीं है। हो गया, चलिए आप फोकस कर दें। संपूर्ण समुद्रों को अगर जोड़ दिया जाए, समूह समुद्र मतलब प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, क्या कहते हैं इस वाले को बोलते हैं अंटार्कटिका, अटलांटिक बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। तो इस तरह सभी सागरों को जो अगर जोड़ दिया जाए, इन सभी सागरों को जोड़ दिया जाए, महासागरों को जोड़ दिया जाए, तो हमें पता चलता है कि एक एक बड़ी बहुत बड़ी विशाल का एक सर्किल चलता है समुद्र धाराओं का। वो जो सर्किल है, वो परिसंचरण है, यही वास्तव में परिसंचरण ही समुद्रों का है। बाकी जो हमें बुक में दिखाया जाता है वो छोटा छोटा से ये गर्म है ठंडी है, वो नहीं है। एक्चुअली में पूरे समुद्र में सभी समुद्रों को जोड़ करके इस तरह से धाराएं चलती हैं। ठीक है ना? अब ध्यान सुनना, वो कैसा है, क्यों है, ऐसा क्यों है। थोड़ा बहुत कल बताया भी था, बस सुनने की कोशिश करेंगे कि पोल साइड में ठंड रहती है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में ठंड रहती है। जब ठंड रहती है तो क्या होता है कि यहाँ ये क्या करता है, यहाँ बर्फ को सिकोड़ता है, या बर्फ क्या करता है, आसपास के जल को फ्रीज होने पे मजबूर करता है। और जब मजबूर करता है तो वहां पे क्या होता है, इस हिस्से का जल, इस हिस्से का या इस बर्फ का हिस्से का या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ का भार बढ़ जाता है। जब वेट बढ़ता है तो वेट बढ़ने से क्या होता है, वो नीचे दबाव डालता है। जब नीचे दबाव डालता है तो क्या होता है कि ठंडी धारा यहां से निकलती है। एक यहीं से नहीं निकलती है, यहां से भी ठंडी धारा निकलती है, ऐसे ठंडी ठंडी ब्रेक पे एक ठंडी धारा यहां से निकलेगी। और ये ठंडी धारा जो है जाते 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 अंदर ही अंदर समुद्र के अंदर अंदर ठंड जा रही है। समुद्र की ठंड आ जाती हुई अफ्रीका में इधर आती है, अफ्रीका में इधर जाकर यहाँ गर्म हो जाती है, गर्म होकर निकलती है। फिर एक ब्रांच इधर चली जाती है, ये भी ठंडी ठंडी ऐसे घूम के फिर ऊपर घूम के ऐसे आती है, गर्म होकर के आती है, और फिर ये आपस में मिल करके फिर इससे जुड़ जाती है। एक अंदर अंदर ठंडी और गर्म धाराओं का एक इस तरह से सर्कुलेशन चल रहा है, इसे बोलते हैं परिसंचरण। महासागरीय धाराओं का परिसंचरण कर चलता है। अब इस परिसंचरण से जुड़े हुए सारे सारे समुद्र चूंकि महासागर जुड़े हुए हैं, तो इनसे जुड़ने से क्या होता है कि हर धारा का अलग अलग व्याख्या होती है। ठीक है ना? इस परिसंचरण के आधार पर जो उद्भव के कारण जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है वर्टिकली, एक होता है ऑरिजेंटल। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। अब इसको लिखा जा सकता है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, इसको लिखा जाता है ओरिजेंटल, ओरिजेंटल एली होता है, क्षैतिज। दो तरह का होती है। अब देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कैसे होता है। ऊर्ध्वाधर जो होता है वो दो कारणों से होता है। मतलब समुद्र के अंदर जल का नीचे जाना और समुद्र का जल के ऊपर आना दो कारणों से होता है। ठीक है ना? बस ये जानना है। यहां पर जो कारण है तापीय कारण है, ताप के कारण। जब ताप बढ़ा, तापमान कम हुआ, जैसे तापमान कम हुआ तो क्या हुआ कि बर्फ जमने लगी।
जमी तो भार बढ़ गया और उसने दबाव डाला, और जब दबाव डाला तो समुद्र के अंदर बर्फ के बड़े बड़े से आइसबर्ग बोले जाते हैं, बड़े बड़े से पिंड होते हैं, वो अंदर जाते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो अपने चारों तरफ उस आर्कटिक के उस पोल के चारों तरफ अंदर से ठंडा जल ऊपर निकलता है। क्लियर है ना? जब ठंडा जल ऊपर निकलता है तो उसको बोलते हैं अपस्रवण। इंग्लिश में बोलते हैं अपविलिंग बोलते हैं, ऊपर से जल का, अंदर से जल का ऊपर आना। ठीक है ना? ये एक होती इसके इसका वजह होती है, ताप का कारण होता है, जिसमें ताप के कारण क्या होता है, अंदर तापमान जब कम हो जाता है तो अंदर का जल उभरने लगता है। इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। जब जल ऊपर जा रहा हो या जल नीचे जा रहा हो तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर कहलाता है। क्लियर? तो यहां पर ये जो जब अंदर डूबा समुद्र का बड़ा बड़ा सा ये कैसे, तो समुद्र जब बड़े बड़े आइसबर्ग डूबे तो अंदर से ठंडी धारा निकलने लगती है। तो यहां से यहां से यहां से हर जगह से ठंडी धारा निकलती है। ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा एक ही है, तो यहां से ठंडी धाराएं निकलना स्टार्ट करती हैं। ये ठंडी धाराएं ऊपर निकल के आती हैं, ऊपर निकल के आएंगी और यहाँ ऊपर समुद्र के ऊपर ऐसे दिखाई देती हैं ठंडी धाराएं। क्लियर है? जब ये ठंडी धाराएं ऊपर चलती हैं तो फिर अंदर ही अंदर ऊपर आ करने के बाद ये फिर अंदर चली जाती है, कहीं न कहीं उभर के आ भी जाएंगी, ऐसा नहीं कहीं उभर चले जाएंगे, फिर ऐसे चलते चलते फिर इधर दो चली जाएंगी, फिर वहां से भी ऐसे इस तरह से चलती चली जाएंगे ठंडी धारा। ठीक है? और यहां पर इक्वेटर के पास क्या होता है कि यहां पर जैसे है, यहां पर क्या होता है, जब तापमान बढ़ जाता है, जब तापमान बढ़ जाता है, जब तापमान बढ़ जाता है तो जल का स्तर बढ़ जाता है, तो ये भी ऊर्ध्वाधर संचरण हो गया। ठीक है? जैसे यहां पर जल जो था, यहां पे जो जल था वो क्या हो गया, ठंडा था, लेकिन ऊपर आने पर क्या हो गया, गर्म हो गया। तो यहां पर जो कारण है वो क्या है, ताप के कारण क्या है, समुद्र की जल की धाराएं या तो नीचे जाती हैं या तो ऊपर आती हैं। तभी बढ़ेगा, तब भी वो आएगा, है ना? तो इसीलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर गति के कारण। ठीक है ना? ऊर्ध्वाधर की वजह से दो तरह का होता है, एक होता है डाउन बिलिंग, अपश्रवण होता है, हिंदी में बोलते हैं अपश्रवण बोलते हैं, और एक होता है कैप बिलिंग होती है, या क्या कहते हैं, अप बिलिंग होगा, अप बिलिंग होगा, डाउन बिलिंग, कैप बिलिंग होगा, कैप अधोगमन, ऊपर उठने का कारण होगा। हाँ, जब ऊपर उठेगा तो अधोगमन है, जब नीचे जाएगा अपश्रवण कहलाता है, अपश्रवण कहलाता है। तो इसके समुद्र के जल के ऊपर और ठंडे तापमान और लवणता के कारण ऐसा होता है। तो इसकी वजह से ऊपर जल ऊपर या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है। दूसरा क्षैतिज देखते हैं, इसका मेन कॉज जो हो जाता है टेम्परेचर, तापमान या सैलिनिटी, लवणता, दो वजहों से ऐसा होता है। जब हम क्षैतिज की बात करते हैं तो क्षैतिज में कई चीजें कार्य करती हैं। क्षैतिज का अर्थ होता है कि क्षैतिज का अर्थ क्या होता है, क्षैतिज में बेसिकली और कुछ नहीं होता है, क्षैतिज में होता है जब धाराएं चल रही होती हैं, समुद्र धाराएं चल रही होती हैं, तो इन धाराओं के चलने के कारण क्या होता है, कुछ में कुछ हवाओं का घर्षण लगता है, जिससे उनकी दिशा में परिवर्तन आता है। ठीक है ना? तो क्षैतिज में भी काम करते हैं। अगर में तापमान लवणता है तो क्षैतिज में क्या है, हवाओं का कारण रहता है, डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी भी रहती है, समुद्री जल की जो लवणता में जो कमी होती है उसका भी कारण होता है। तीसरा होता है, दो ही अब याद रखिएगा, अभी क्षैतिज परिवर्तन, क्षैतिज में दो तरह की चीजें आती हैं, एक आता है हवा का, हवा के कारण, और हवा के कारण जब हवा से चलेगी तो क्षैतिज दिशा में हवा ऐसे मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर के ऐसे चलना स्टार्ट करती है। डाउन बिलिंग, अप बिलिंग में ऊपर नीचे और ऊपर जाना होता है जल का। ठीक है ना? जब कोई जल ऊपर नीचे चला जाता है या ऊपर जल आ गया तो हवाओं के बहाव के कारण वो भी क्षैतिज रूप से चलना स्टार्ट करती हैं।
क्लियर। जब क्षैतिज रूप से चलना स्टार्ट करती हैं तो इस तरह से वो चलना स्टार्ट करती है, हवा के दिशा के अकॉर्डिंग वो अपने आप को मोड़ती रहती है, उस दिशा में जाएंगी, उस दिशा में चलेंगी, क्षैतिज रूप दिशा में चलेंगी। मान लीजिए का एक स्थान ऐसा है, मान लीजिए एक ये स्थान, एक ये स्थान है, या कहीं मान लीजिए, मान लेते हैं एक स्थान ये है और एक स्थान ये है, क्षैतिज रूप से चलनी हवाओं को। जब हवा चली तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था 30 से 35 का क्षेत्र है, तो यहाँ पे लवणता सबसे ज्यादा रहती है, लवणता ज्यादा रहती है। तो लवणता ज्यादा रहने के बाद इसका मतलब हो कि समुद्र थोड़ा सा नीचे जाएगा, भारी हो गया ना जब, तो नीचे जाएगा। तो जब नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं की धारा, मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो कहीं ना कहीं की धारा ऐसी इधर से निकलेगी, इसकी तरफ जाएगी क्षैतिज वाली, तो क्षैतिज चलना स्टार्ट। तो क्षैतिज चलने की दो वजह होती हैं, इस धाराओं में चलने की दो वजह होती हैं, या तो घनत्व में अंतर होता है, आमने सामने घनत्व में अंतर होगा, दूसरा होगा हवा का प्रभाव, हवा के घर्षण। तो इस तरह से दो तरह से हवाएं चलती, दो तरह से गतियां होती हैं, एक होती है ऊर्ध्वाधर गति, होती है क्षैतिज गति। ऊर्ध्वाधर गति के लिए तापमान लवणता देखा जाता है, और ओरिजेंटल चलने के लिए देखा जाता है घर्षण, हवा का घर्षण, और दूसरा लवणता में अंतर। जी, हवाएं तो चलने के लिए हमने आपको वायुमंडल में बताया होगा कि वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। पृथ्वी के तापमान के कारण हवाएं चलती हैं, पृथ्वी के तापमान के कारण ही नहीं, पृथ्वी के तापमान और पृथ्वी की गति के कारण जो होती हैं हवाएं चलती हैं, उसमें हवादाब पेटियां पाई जाती हैं। मैंने बताया होगा विषुवत रेखी उच्च निम्न दाब पेटी बना, उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी बताया होगा, उपध्रुवी न्यून दाब पेटी बताया होगा, ध्रुवी उच्च पेटी बताया। तो उन्हीं पेटियों के अकॉर्डिंग हवाओं का चलना होता है। क्या? गतिमान होती है, और इन हवा होती है जो हवा, हाँ, तो जैसे जैसे हवाएं चलती हैं इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि पृथ्वी में इस तरह से है, ये है विषुवत रेखी, उपोष्ण, फिर आता है उपध्रुवी, फिर आता है ध्रुवी। तो इस तरह से इसमें हवाएं होती थी, ये वाली हवाएं इधर चला करती हैं, ये कहलाती हैं व्यापारिक हवाएं, ये हवाएं कहलाती हैं पछुआ हवाएं, ये हवाएं क्या कहलाती हैं, ध्रुवीय हवाएं कहलाती हैं। तो ये हवाएं परमानेंट चला करती हैं, तो इन्हीं हवाओं के चलने के कारण इसमें घर्षण उत्पन्न होता है। और जब घर्षण चलता है, जैसे कि आपने तालाब में देखा होगा, जब हवा चलती है, पूर्वइया पछुआ चलती है, तो हवा में निरंतर तालाब के ऊपर लहरें चलती रहती है, निरंतर चला करती है हवा, और बच्चे खेलते भी हैं उसमें। मैं खेला हूँ बचपन में, मुझे याद है कि मेरे घर से थोड़े दूर पर तालाब था, तो गर्मियों में जब हम लोग, नींद तो आती नहीं थी बचपन में, नींद गर्मियों में मई जून में, तो हम लोग उससे चले आते, थोड़ा जंगल पड़ता वहां पे, तो अपनी अपनी कागज की नाव बनाते थे, और इस पार से उस पार बैठाते थे। तो कभी कभी शैतानी में क्या करते थे, चींटी को पकड़ा, चीटा को पकड़ा, उसके ऊपर रख देते थे कि देखते हैं जिंदा रहता है कि नहीं रहता है ना। तो ये चीजें होती थी। तो इस तरह से हमारे हम समुद्री धाराएं के चलने से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि किस दिशा में चले, क्योंकि हवा के दिशा से अंदाजा लग जाता है। क्लियर। तो इस तरह से समुद्री धाराएं की गतियां दो तरह की होती हैं, एक होती है ऊर्ध्वाधर होती है, एक होती है क्षैतिज होती है। ऊर्ध्वाधर का कारण होता है तापमान लवणता होता है, क्षैतिज का कारण जो होता है वो हवा होता है और घनत्व में अंतर होता है, हवा एवं जल घनत्व में अंतर, जल घनत्व में अंतर। हाँ हाँ, अंतर, लवणता में अंतर, ऐसे भी कहा जा सकता है। जब जहाँ लवणता ज्यादा होगी वहां घनत्व ज्यादा होगा, जहाँ कम होगा तो वहां पे कम होगा, तो इसलिए जल घनत्व में अंतर। तो इन दोनों की वजह से वह एग्जैक्टली जो है हवाएं चलना स्टार्ट कर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में एक नहीं, समझ गए। अब हम देखना चाहेंगे, मान लीजिएगा मैंने इसी अटलांटिक ओशन को ले लिया, और इसी अटलांटिक ओशियन में किस तरह से धाराएं चलती हैं, क्योंकि अभी हमें बताना है उद्भव के कारण बताना है, तो उद्भव के कारण में हम और धाराओं के बारे में बता सकते, ठीक है ना।
अभी तो सिर्फ इतना जाना कि जो धाराएं चलती हैं दो तरह से चलती हैं, या तो ऊर्ध्वाधर चलेंगी या तो क्षैतिज चलेंगी। क्षैतिज चलने के लिए ये देखा कारण होता है, और ऊर्ध्वाधर चलने के लिए ये अंतर होता है। ठीक है ना। अब कैसे कैसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती हैं ये हमें देखना है। ठीक, अब चलते हैं अपने मेन काम के ऊपर, चलते हैं उद्भव के कारण चलते हैं। चलेगा। उत्कर्ष आपको ध्यान देना है इस बात का। कभी चलती हुई तेज स्पीड से कार को देखा है? नहीं देखा है। अच्छा, कभी बाइक में बैठे हो? बैठे हो नहीं बैठे हो? कभी बाइक में पीछे बैठ के बैठे हो? पीछे कोई चला रहा हो, पीछे बैठ, क्या महसूस? नहीं, देखिए अब बहुत तेज गाड़ी चल रहा है, जैसे गांव में गाड़ी चला रही है, धूल किस दिशा में उड़ रही है? क्लियर है ना। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम की पूर्व दिशा में जब पृथ्वी घूमती है, अब आज ही सारे कॉल आ जाएंगे सबके। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो क्या होगा? जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो क्या होगा? जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रहे, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ऐसे घूमेगी। पृथ्वी ऐसे घूम रही, काफी अच्छी काफी स्पीड से घूम रही है। जब पृथ्वी ऐसे कितनी घूमती है तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में एक बल है। तो ऐसे चल रही है, एक विपरीत दिशा में क्या लगेगा? एक बल है। जानते भी नहीं होते। अब ऐसे कहा जाए कोलिस बल, मैंने बताया था पृथ्वी में एक क्या लगता है? कोलिस बल लगता है, जो पृथ्वी के गति के कारण उत्पन्न बल होता है। तो कोलिस बल क्या करता है कि मान लीजिए इसी दिशा में थे, और पृथ्वी का मूवमेंट जो है इस दिशा में है, पश्चिम से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है पृथ्वी का मोमेंट। जब पृथ्वी का मोमेंट इस दिशा में है और जब ये पृथ्वी दिशा में मुड़ती है तो इसके उत्तरी दिशा में और दक्षिणी दिशा में दोनों ओर उत्तरी उत्तरी ध्रुव या उत्तरी विषुवत रेखा और दक्षिण विषुवत रेखा में क्या होगा? जल का एक जल फ्लो करने लगेगा। क्यों? घर्षण के कारण। कोलेस्ट्रॉल बल के घर्षण के कारण क्या होगा? एक बल उत्पन्न होगा। और बल के कारण क्या होगा? यहां से धारा एक उत्तरी ध्रुव पे और एक उत्तरी विषुवत रेखा पर, दक्षिणी विषुवत रेखा पर एक धारा उत्पन्न। ठीक है, ये बात समझ में आई? अभी अब ये धारा क्या करती, चूंकि यहां से उत्पन्न हुई थी, यहां से उत्पन्न हुई थी तो इस दिशा में चल रही है, तो ये आपकी सबसे पहले उत्तरी या कह सकते हो कि ब्राजील, मतलब ब्राजील कह सकते हो, दक्षिण अमेरिका से टकराती है। और अमेरिका से टकराने के बाद फिर मुड़ जाएगी ऐसे, फिर गल्फ में जाएगी, फिर गल्फ में जाकर के बाद यहां चली जाएगी, फिर ये वाली धारा ऐसे चली जाती है, फिर ऐसे। क्लियर? ये बात समझ में नहीं समझ में? अब ऐसा कैसे हुआ ध्यान देखते हैं। जब यहां से चली, ऐसे चली, जब ऐसे आने की बात की गई तो ये आगे व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ गई। तो व्यापारिक पवनें क्या करेंगे? इसको यहाँ पे ठेल करते हुए गल्फ ऑफ स्ट्रीम में ले जाएंगे। और गल्फ वाले स्ट्रीम में जाने के बाद स्लोप में, चूंकि यहाँ पर क्या है? डेंसिटी का अंतर है, इसके और इसके डेंसिटी का अंतर है। ठीक है ना, इसके से जल घनत्व में अंतर है। तो जब यहाँ पे पहुंचेगी, जब यहाँ पे जाएगा, जल ऐसे अंदर जाता है, गल्फ में से जाएगा, फिर उभर के आते हैं। साइफन नहीं होते ट्यूबवेल के, ये जल डूबेगा, मतलब एक क्या कहते हैं हम, चैम्बर्स कह सकते हो उनको, कि नाली निकासियां हैं। तो पहले उसमें पानी भरता है और फिर दूसरी दिशा में चलना स्टार्ट करता है। तो ऐसे यहाँ पे जल जाता है और जाने के बाद इस दिशा में जल यहाँ से निकलना स्टार्ट। लेकिन जैसे ही यहाँ निकलना स्टार्ट करता है तो पछुआ पवनों की हवाओं के खुल जाता है। तो पछुआ पवनों की हवाओं की वजह से धीरे 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 पश्चिम की और पश्चिम हवा के आने के बाद, पश्चिम मिलने के बाद, क्योंकि मिलाएगा तो मिलाए के साथ इधर चली जाती है, टकरा जाएगी, एक नारली की तरफ ले जाएगी, एक इधर चली जाएगी। जो इधर वाली धारा होती है वो धीरे धीरे आकर के फिर यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे आने के बाद ठंडी धारा के संपर्क में आती है, फिर इसी से जुड़ जाती है।
क्लियर है? तो एक सर्किल पूरा का पूरा यहां पे ये कंप्लीट हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, लेब्राडोर धारा होती ये कहलाता है ना, इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड की धारा है, तो वही जो ठंडा, तो ये दो धाराएं आकर के यहाँ पे मिल जाती हैं, ये गर्म धारा और ये ठंडी धारा यहाँ पर आकर के मिल जाती है। क्लियर है? सुना रहे नहीं सुना रहे? ठीक है, तो एक एक सर्किल ये कंप्लीट होता है। जो यहां पे धारा गई थी, यहां से अफ्रीका से टकरा करके नीचे आएगी, नीचे चलने के बाद यहां से चली जाएगी, और जैसे जाएगी तो चलने के बाद इसके संपर्क में आ जाएगी, इस ठंडी धारा के संपर्क में आएगी, फिर इधर मुड़ जाएगी, फिर यहाँ पे ठंडी धारा बनेगी जाकर के, फिर जाके फिर से जुड़ जाएगी। यहाँ पर एक धारा है, यहाँ पर धारा ठंडी धारा, जो कि इधर से भी ठंडी धारा आती है, तो वहां से भी जाकर के यहाँ पे ठंडी धारा जो है यहाँ से भी जाती है, यहाँ से भी ठंडी धारा चलती है, चलती तो यहाँ पे जाती है, तो जैसे जाएगी ये धारा इधर से आकर के इससे ठंडी धारा से मिलेगी, फिर इधर से ठंडी धारा ही बन जाती है, फिर इधर जाके ये ठंडी धारा इधर चली जाती है, और फिर चूंकि उस चोटर के पास आती है तो गर्म धारा के संपर्क में आए, तो इधर मुड़ जाएगी, चूंकि इधर मुड़ जाएगी तो फिर चूंकि यहाँ पर हवा के कारण ये पृथ्वी घूर्णन के कारण यहाँ पे हम मुड़ जाती है, तो यहाँ पर हवा मिल जाएगी। ठीक, तो देखो ध्यान से देखो कि यहाँ की धारा और यहाँ की धारा जब इस दिशा में चलती हैं तो यहाँ जल की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो क्या होता है कि बिल्कुल बीचों बीच से एक धारा चलना स्टार्ट करती है, इसको बोलते हैं प्रतिविश्वती रेखा धारा को। ठीक है ना, इस जल के भारी खाली स्थान को भरने के लिए। तो इस तरह से हमारे अटलांटिक में एक जल का सर्कुलेशन पाया जाता है, और ये निरंतर जल का सर्कुलेशन अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर? अब बात की जाए कि उद्भव के कारण क्या क्या है। उद्भव के कारण क्या क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जल धारा दो गति लेती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लेती है, तो तापमान भी कारण है उद्भव का, लवणता भी है, हवा भी है, और पृथ्वी का घूर्णन भी है, पृथ्वी का घूर्णन भी है, ये सब मिलकर के हमारे इसके कारण बनते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई नहीं समझ में आई? तो पहले इतनी चीजें लिख ली जाए, फिर हम हर एक एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। लिख लिया जाए, उद्भव के कारण लिखा जाए। कहां पर? नहीं नहीं, ये ठंडी है, ये वाली ठंडी धारा है, ये नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर क्यूराइल धारा आपस में मिलती है, अगर ठंडी गर्म धारा मिलती है तो ये फिर बैक मारती है गर्म, उस गर्म आ जाएगी। अभी इस पर चर्चा हम करेंगे, अभी हम प्रशांत महासागर पे आएंगे तो उसको और एग्जैक्ट बताएंगे। तो लिख हेडिंग बनाया जाए, समुद्री जल धाराओं के उद्भव के कारण। तो कोई इंग्लिश में तो है नहीं, हिंदी में बोलना है सर, तो लिखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी के समुद्र का जल, संपूर्ण पृथ्वी के समुद्र का जल एक परिसंचरण के रूप में गतिशील रहता है। एक परिसंचरण के रूप में गतिशील रहता है। एक परिसंचरण के रूप में गतिशील रहता है, जिसे जिसे तापी लवड़ी संचरण कहा जाता है।
इसे तापीय लवणीय संचरण कहा जाता है। इस संचरण में इस संचरण में जल या तो ऊर्ध्वाधर गति में होता है या क्षैतिज गति में होता है। इस संचरण में जल या तो ऊर्ध्वाधर गति में रहता है या तो क्षैतिज गति में रहता है। या तो ऊर्ध्वाधर गति में रहता है या तो क्षैतिज गति में रहता है। ऊर्ध्वाधर गति में जल या तो नीचे जा रहा होता है, जिससे नीचे जाने को बोलते हैं अवश्रवण कहते हैं। या तो जल नीचे जा रहा होता है, उसे अवश्रवण कहा जाता है, अवश्रवण कहते हैं। अवसरण, अवसरण ऐसे लिखा है, श्रवण, अवश्रवण। या जल ऊपर उठ रहा होता है, जिसको अधोगमन कहते हैं। यह जल ऊपर उठ रहा होता है, जिसे अधोगमन कहते हैं। ठीक है। जब जल क्षैतिज गति करता है, इसी में आगे ले जाओ, जब जल क्षैतिज गति करता है जब जल क्षैतिज गति करता है तो वह हवा के और जल घनत्व के अंतर के अनुसार गति करता है। तो हवा और जल घनत्व के अंतर के अनुसार गति करता है। तब वह हवा और जल घनत्व के अंतर के अनुसार कार्य करता है। अतः अतः हम कह सकते हैं, यह कहा जा सकता है, अतः यह कहा जा सकता है कि समुद्री धाराओं के उद्भव के कारण निम्नलिखित हैं। उद्भव के निम्नलिखित कारण। क्या क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चले जाओ। क्या लिखा आपने? कारण। तो एक पे पढ़ लेते, तापमान, तापमान जैसे ले जाओ, तापमान, लवणता, दूसरा पॉइंट लवणता हो गया, हवाएं,
पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, एवं आंशिक रूप से चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण, एवं आंशिक रूप से चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण। बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत। आकर्षण, ठीक है। तो ये तो कारण हो गए आपके, क्या हो गए, कारण हो गए कि कारण क्या क्या है कि जिसकी वजह से समुद्री धाराएं चलती हैं। तो बेसिकली अब आंसर कैसे देना है, आपको आंसर देना कैसे देना है कि कारण में क्या क्या है, तापमान है, लवणता है, हवाएं हैं, और पृथ्वी का घूर्णन है, और चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण, ये आपको कारण बताने हैं। ठीक है ना। हवाएं दो धाराएं दो तरह की होती है, ठंडी और गर्म धाराएं होती हैं, कि जो चलने की दिशा होती है दो तरह की होती है, या तो ऊर्ध्वाधर चलती है या तो क्षैतिज चलती है, ये इसी सर्कुलेशन को कंप्लीट कर रही होती है। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, संपूर्ण ग्लोब पर धाराओं का वितरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। डाल लीजिएगा, संपूर्ण ग्लोब पर धाराओं का वितरण। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते चले जाएंगे। चलिए हेड डाल लीजिए, अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं, अटलांटिक महासागर की धाराएं। धाराएं में शायद अंक की बिंदी लगती है, कल्पना ना, ये ये होता है ना, धाराएं ऐसे कहीं कहीं मैंने तो कभी नहीं देखा, एनसीईआरटी जो पढ़ा मैंने तो वो, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा है। ये शुद्ध होता है, ये तरबों तब सब में आ जाएगा। ठीक है। अटलांटिक महासागर में धाराएं की बात करते हैं, तो शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत कैसे होगी, ध्यान सुनने की कोशिश करते हैं कि जब पृथ्वी अपनी घूर्णन की गति में होती है या अपनी घूर्णन गति कर रही होती है, तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि घूर्णन गति का कोरिलेसिस बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ध्रुवों के मतलब विषुवत रेखा उत्तर दक्षिण दिशा में एक क्या होता है, उत्तर दक्षिण धारा में क्या, उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखा पे क्या होती है, दो धाराएं उत्पन्न होती हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में और विषुवत रेखा के दक्षिण में धारा उत्पन्न होती हैं। ये जो धारा उत्पन्न होती है इसको बोलते हैं, उत्तर वाली को बोलते हैं उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, और दक्षिण वाली को दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा होती है। इसका जन्म का कारण क्या है, कोलिट्स बल। ठीक है ना। जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसकी वजह से ये कोलिस बल कहलाता है। इसकी वजह से इसका घर्षण घर्षण की वजह से, इस बल की वजह से एक यहाँ पर और इस दिशा में हवाएं चलना स्टार्ट कर, धाराएं चलना स्टार्ट करती है। ये बात समझ में नहीं समझ में। तो अभी से उत्तरी अटलांटिक महासागर की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। तो उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर जाकर क्या करती है, ब्राजील के तट से टकराती है। क्योंकि धारा चलेगी यहां से तो ब्राजील से टकरा जाएगी। तो ब्राजील से टकराने के पश्चात या तो ये थोड़ा बहुत इधर जाएगी, अब ये इधर जाएगी। तो जब ये इधर आती है, जब ये विषुवत रेखा के जब दो ब्रांचों में जाएगी, एक ब्रांच इधर जाएगी एक ब्रांच इधर जाएगी,
तो जो इधर वाली ब्रांच आती है तो ये पुनः जो प्रति विश्वत रेखा धारा होती है उससे जुड़ जाती है, और जो इधर वाली जाएगी तो इधर से टकरा करके आगे बढ़ जाती है। ब्राजील की धारा कहलाएगी यहाँ पर, ये क्या कहलाएगी यहाँ पे, ब्राजील की धारा कहलाएगी। और ब्राजील की धारा क्या होती, व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण क्या होती, अभी इसी दिशा में चलती है, ठीक है ना। और यहाँ पे जाने के बाद गल्फ की धारा पे जाती है। गल्फ में क्या है कि जल एक गड्ढा है, तो घनत्व वहां पे कम हो रहा होगा, तो वो उसी उसी को फॉलो करते हैं जाकर। तो यहाँ पे जाने के बाद इस गल्फ में जाकर के चली जाती है, यहां से जाने के बाद फिर ऐसे चल के ऐसे आ जाती है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फ्लोरिडा का तट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैंने लिखाया भी होगा फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा का तट पाया, तो फ्लोरिडा के तट की सारे धाराएं चलना स्टार्ट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं फ्लोरिडा की धारा। और जब ये फ्लोरिडा की धारा चलने की, तो अब ये पछुआ पवनों की हवाओं के संपर्क में आने का, तो ये इधर मुड़ने लगती है, ठीक है ना। तो ये पछुआ हवा कहलाएंगी, पछुआ धारा कहलाएगी। अटलांटिक क्या, उत्तरी अटलांटिक पछुआ धारा कहलाएगी। और ये टकराने के बाद कहां चली जाती है, ये इंग्लैंड के तट में जग टकरा जाती है। इंग्लैंड के तट में टकराएगी तो दो ब्रांचों में बढ़ जाएगी, एक नॉर्वे की ओर चली जाएगी तो नॉर्वे धारा कहलाएगी, और एक दक्षिण की ओर जाएगी तो क्या कहलाएगी, दक्षिण की धारा कहलाएगी। दक्षिण इधर आती है, तो यहां पर जब आती है तो क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि इस जगह बहुत ज्यादा हवाएं चल रही होती है, तो ऊपर का हवा, ऊपर मतलब जो जल है, ये कह सकते हो यहाँ पे जो जल है वहां पे अंदर चला जाता है, तो ठंडा जल यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो ये धारा क्या कहलाती है हमारी, कैनारी की धारा। क्या कहलाएगी, कैनारी की धारा कहलाएगी, यहाँ पे कहलाती है कैनारी की धारा। क्या कहलाएगी, कैनारे की धारा कहलाएगी। ये कैनारे फिर आकर के हमारी उत्तरी विषुवत रेखा से जुड़ जाती है आकर के। तो एक तरह के एक इस तरह का परिसंचरण ऊपर में चल रहा होता है। अब ध्यान सुनिएगा, जो ये धारा है, जो नारदी की धारा जो धर जाती है, तो ये फिर जाकर के जो ग्लेशियर का वो हिस्सा जो वहां पे ठंडा है ग्लेशियर, तो वहां पे जुड़ जाती है, तो फिर ठंडी हो जाती है। और जैसे ठंडी होगी तो क्या होगी, ठंडी हो जाने के बाद क्या होगी, बर्फ बन जाएगी, और बर्फ बनेगी तो दबाव डालेगी, तो यहाँ से फिर ठंडी धाराएं निकलना स्टार्ट करेंगे। तो ये कहलाती है लेब्राडोर की धारा। क्या कहलाती है, लेब्राडोर धारा। ये कहलाती है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कहलाती है, ठंडी धारा कहलाएगी, जो कि वहां से निकल के आ रही होती है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को बताइएगा, अभी पूछ सकते हो, कोई डाउट वाले बात तो पूछ सकते हो, तो लिखिएगा। लिखने के स्टार्ट करिएगा, रोशनी लिखना स्टार्ट करिएगा। रोशनी अगर तुम्हें कोई डाउट हुआ करे तो अपने चैट से क्वेश्चन डाल दिया करो, इसमें चैट का ऑप्शन होगा, उसमें अपना कोई विकल्प है, आपका लग रहा है कुछ समझ में, आप डाल सकते हो। या किसी का नंबर है, आपका नंबर है कि उसके पास, तो या तो इनको क्या नाम है, कल्पना, आपका भी नंबर है, तो किसी को भी दे सकते हो आप, अपना क्वेश्चन उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, तो ये पूछ सकते हैं आपके भी आप। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। स्वभाव से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। स्वभाव से पृथ्वी स्वभाव से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इस घूर्णन के कारण एक विपरीत दिशा में बल उत्पन्न होता है। एक विपरीत दिशा में बल उत्पन्न होता है। इस बात को और कंप्लीट कर सकते हैं। अभी उत्कर्ष हमने आपसे पूछा था कि कभी बाइक में बैठे हो, जब आप बाइक में बैठे होते हो तो आपने देखा होगा, जैसे गाड़ी जब स्टार्ट होती है अचानक आप पीछे मुड़ते हो, होते हो नहीं होते हो, वो एक्चुअली में और कुछ नहीं है, वो आपकी गति की दिशा में विपरीत लगने वाला बल, न्यूटन का थर्ड लॉ।
बस यही है। बस भूगोल की भाषा में इसको थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं? कोरिलेशनल बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना है। ठीक, लिखिएगा। तो क्या लिखा अभी आपने? जिसे कोरिलेशनल बल कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण विषुवत रेखा के दोनों ओर, उत्तर एवं दक्षिण, विषुवत रेखा के दोनों ओर, उत्तर एवं दक्षिणी गोलार्ध में के कारण विषुवत रेखा के दोनों ओर, विषुवत रेखा के दोनों ओर विषुवत रेखा के दोनों ओर एक धारा का उत्पन्न होता है, एक धारा उत्पन्न होती है। एक धारा उत्पन्न होती है जिसे उत्तरी विषुवत धारा एवं दक्षिणी विषुवत धारा कहा जाता है। उत्तरी विषुवत धारा और दक्षिणी विषुवत रेखा धारा कहा जाता है। ये धाराएं, अभी सिर्फ उत्तरी धारा के लिए, ये उत्तरी विषुवत रेखी धारा, एक्चुअली उत्तरी विषुवत रेखा धारा, उत्तरी विषुवत रेखी धारा उत्तरी विषुवत रेखी धारा ब्राजील की ओर बढ़ती है और ब्राजील के तट से टकराने के पश्चात या उत्तर की ओर आगे बढ़ती है, या उत्तर की ओर आगे बढ़ती है। उत्तर की ओर आगे बढ़ती है और गल्फ स्ट्रीम से जाकर के टकरा जाती है, जहां पे इसे गल्फ स्ट्रीम धारा कहा जाता है, या गल्फ स्ट्रीम के रूप में मैस्को की गल्फ स्ट्रीम में जाकर टकरा जाती है। हाँ, मैस्को की खाड़ी से टकरा जाते, ऐसे भी लिखा जा सकता है। वहां से निकलने के पश्चात यह फ्लोरिडा के तट में, फ्लोरिडा, हाँ?
हाँ, जहां पर या मैक्सिको की खाड़ी से टकरा जाती है, जहां से ये मैक्सिको की खाड़ी से टकरा जाती है, और वहां से निकलने के पश्चात ये फ्लोरिडा के तट से निकलती है, जहां पर ये फ्लोरिडा की धारा कहलाती है, जहां पर ये फ्लोरिडा की धारा कहलाती है, की धारा कहलाती है, फ्लोरिडा के तट से निकलती है, और वहां पे ये फ्लोरिडा की धारा कहलाती है। फ्लोरिडा के तट से निकलने के पास पश्चात यह पश्चिमी या पश्चिमी हवाओं के संपर्क में आती है, टकराने के पश्चात यह पश्चिमी हवाओं के संपर्क में आती है। और इंग्लैंड के तट से टकराती है। इसी को पछुआ हवा भी कहते हैं, पछुआ धारा भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के तट से टकरा जाती है। टकराने के पश्चात एक धारा नार्वे की ओर जाती है, जिसे नार्वे धारा कहते हैं। टकराने के पश्चात एक धारा नार्वे की ओर जाती है, जिसे नार्वे धारा कहते हैं। और एक धारा फ्रांस की ओर बढ़ती है। फ्रांस की ओर बढ़ने वाली धारा, एक धारा फ्रांस की ओर बढ़ती है। एक धारा फ्रांस की ओर बढ़ती है। फ्रांस के बढ़ने के पश्चात पुर्तगाल एवं उत्तरी अफ्रीका के समय, पुर्तगाल एवं उत्तरी अफ्रीका के समय यह समुद्र या मरुस्थलीय प्रभाव के संपर्क में आता है। ये धारा जी, पुर्तगाल एवं उत्तरी अफ्रीका के दौरान यह धारा मरुस्थलीय प्रभाव के संपर्क में आती है। मरुस्थलीय धाराओं के प्रभाव के संपर्क में आती है, जिसके कारण यह हवा ठंडी हो जाती है, और इसे कैनारी धारा कहा जाता है। जी, हाँ, अभी बताएंगे, बताएंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में। संपर्क में आने के बाद या मरुस्थलीय प्रभाव के संपर्क में आने के कारण ये धारा ठंडी हो जाती है, और आगे चल करके ये पुनः उत्तरी विषुवत रेखा से जुड़ जाती है।
उत्तरी धारा कहलाती है। ठीक है। अब थोड़ा समुद्री प्रभाव देख लीजिएगा। अरे मरुस्थलीय प्रभाव क्या होता है। यहां पर क्या होता है, हमारा सहारा मरुस्थल पाया जाता है। और सहारा मरुस्थल में क्या होता है, यहाँ पर सहारा मरुस्थल जो होता है वो क्या होता है, सहारा मरुस्थल में क्या होता है, हवाएं हमेशा प्रतिचक्रवात की होती हैं, हवा नीचे बैठ रही होती है। मान लीजिए हवा ऊपर से नीचे बैठ रही होती है, और जैसे हवा ऊपर से नीचे बैठती है तो अफ्रीका के तट से, ऊपर के तट से टकराती है, टकराने पर हवा फैल जाती है चारों दिशाओं में। तो जब हवा समुद्र की ओर जो बहती है तो क्या करती है, ऊपर वाली समुद्र की जो लेयर है जल की, उसको बहा ले जाती है। जब वो बहा बह जाता है तो अंदर का ठंडा जल ऊपर निकल के आ जाता है। मतलब जो अफ्रीका, जो इंग्लैंड के तट से टकरा के चली, जो फ्रांस की ओर चलती है धारा, वो वही आ रही थी। लेकिन अफ्रीका की एक हवा चलती है, अफ्रीका के जो समुद्र के तट के की ओर से, मतलब तट से, मतलब समुद्र के तट के अंदर की ओर चलती है। मतलब यहां से चल के इस दिशा में चलती है। तो जब चलती है तो इस वाले लेयर के जल को ऊपर तक खिसका देती है, तो अंदर का जल उभर के आ जाता है, क्योंकि अंदर जल ठंडा रहता है। इसीलिए इसको कैनारी धारा बोला गया, ठंडी धारा बोला गया। कैनारी ठंडी धारा पाई जाती है। ठीक है। बस। हाँ, यहाँ पे जल ठंडा रहता है इसी। सॉरी। नहीं नहीं, गर्म मरुस्थल है, मरुस्थल हमेशा गर्म रहता है। देखिए मरुस्थल के किनारे जो भी समुद्र होगा उसमें ठंडी जल धारा पाई जाएगी। वो अंदर का जल ठंडा वाला आ जाता है, इसलिए आ जाता है। हाँ। हाँ, तो तभी तो ठंडी जल धारा, ठंडी धारा है, तो ऊपर की हवा तभी तो नीचे आ रही है, ठंडी धारा है ना, तो नीचे हवा तभी ठंडी आ रही है। किनारों पर तो हवा मैंने बताया ऊपर के नीचे बैठ रही होती है। हाँ, समुद्र के किनारों पर, वही तो मैंने कहा, समुद्र के किनारों पर। समुद्र में गर्म रहती है, किनारों पे ठंडा रहता है। ठंडे समुद्र, इसीलिए वो बैठ रही हवा, तो बैठती है तो खिसका देती है जल को। ठीक है ना। इस तरह से एक सर्किल कंप्लीट होता है। वहीं अब आगे लिखना, वहीं उत्तरी और उत्तरी आर्कटिक की धाराएं, उत्तरी आर्कटिक की धाराएं, वहीं उत्तरी आर्कटिक की धाराएं अवश्रवण के कारण, मतलब अवश्रवण नहीं, अवश्रवण क्या बोलते थे हिंदी में, क्या बोलते थे, डाउनवेलिंग नहीं, कैबलिंग, अधोगमन के कारण, अधोगमन के कारण, ऊपर उठने के कारण, आर्कटिक महासागर में समुद्री धाराओं का ऊपर उठने के कारण यहां पर ठंडी धाराएं ऊपर निकलती हैं। ठंडी धाराएं ऊपर निकलती हैं। ठंडी धारा निकलती हैं। तो लिखो, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच लेब्राडोर धारा की धारा निकलती है। उत्तरी अमेरिका या कनाडा, क्या कहा जाता है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच लेब्राडोर की धारा निकलती है। लेब्राडोर की धारा निकलती है। लेब्राडोर की धारा निकलती है। और पूर्वी पूर्वी ग्रीनलैंड से ग्रीनलैंड की ठंडी धारा निकलती है। और पूर्वी ग्रीनलैंड से ग्रीनलैंड धारा निकलती है, ग्रीनलैंड की ठंडी धारा निकलती है।
अंततः ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं। अंततः ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं। और आगे बढ़ते हुए ये पश्चिमी अटलांटिक हवा से धारा से मिल जाती हैं और धुंध का निर्माण करती है। बस इतना लिखना है। जो मछली पालने के लिए उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हुए ये पश्चिमी अटलांटिक महाधारा से जुड़ जाती है, जहां धुंध का निर्माण करती है, जहां पर धुंध का निर्माण करती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका उत्तरी अटलांटिक की धारा कंप्लीट होती है। ठीक है ना। हमने स्मार्टली काम क्या किया है, हमने अलग अलग से नहीं लिखा है। हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर की पूरी धाराएं आपको एक कहानी के रूप में लिखा दिया है। अब आपको याद करना आसान हो जाएगा। कैसे याद करोगे, फिर से देख लो कि यहां से उत्तरी विषुवत रेखा धारा चलती है, यहां पे जाएगी तो गर्फ में जाएगी, गर्फ से लेब्राडोर पहुंचेगी, लेब्राडोर से यहाँ पर पछुआ धारा बन जाएगी, इंग्लैंड के तट से टकराएगी तो नार्वे की धारा बन जाएगी, एक यहाँ पे फ्रांस की धारा चलती है। यहाँ पे जब आएगी तो चूंकि समुद्र मरुस्थल के प्रभाव में आएगी तो ठंडी धारा किनारे में जाती, फिर आपस में जुड़ जाती है। उधर आर्कटिक से जो जमाव होता है तो अब अधोगमन के कारण दो धारा निकलती है, एक निकलती है लेब्राडोर की धारा निकलती है, एक निकलती है ग्रीनलैंड की धारा। ये आपस में दोनों जुड़ जाती हैं, यहाँ के पछुआ पवन में आके जुड़ जाती है, यहाँ पे धुंध का निर्माण। तो एक इस तरह से इस पूरे जाल को हमने देखा। ये नियमित धारा चलती रहती है, निरंतर चलने वाली धारा को कहते हैं। क्लियर है ना। तो एक धारा चलने वाली ये धारा बन जाती है। अब लिखो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। लिखा जाए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बताया था। यहाँ पर अब ये क्या कहलाएगी, दक्षिण विषुवतीय रेखी धारा कहलाएगी। यहाँ टकराने के बाद ये ब्राजील से टकरा जाती है तो दक्षिण में कुछ हिस्सा इधर चला जाता है, तो फिर वही प्रति विषुवतीय धारा का पास ले जाएगा, और कुछ हिस्सा इधर आएगा तो ये ब्राजील की धारा कहलाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे ये ब्राजील की धारा ही कहलाती है। यहाँ पर एक ठंडी दल धारा ये है, इसको बोलते हैं फाकलैंड। क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है फाकलैंड की ठंडा होती है। यहाँ पे दोनों जाकर के जुड़ जाती है। इस जुड़ने जाने के बाद ये धारा इधर मुड़ जाती पछुआ पवन के कारण, फिर ये पछुआ पवन के कारण प्रभाव में आएगी तो यहाँ जुड़ जाएगी, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है ना। यहाँ जाने के बाद इस तट से टकराने के बाद ये फिर इधर मिलती है, इधर इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। जब इधर जाएगी तो यहाँ भी मरुस्थल पाया जाता है, तो मरुस्थल के कारण यहाँ भी हवा इधर चलेगी तो यहाँ पे बैंगुला की धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बैंगुला की ठंडी धारा कहलाएगी। और फिर आगे धारा चलते हुए यहाँ पे जब गिनी की खाड़ी कहलाती है, गिनी खाड़ी में जैसे पहुंचेगा तो फिर इसी धारा से जुड़ जाएगा। इस तरह से ये भी एक सर्किल कंप्लीट होता है। और ये जो फाकलैंड की जो धारा निकल के आई वो एक्चुअली में कैसे निकल के आई, जैसे आर्कटिक है, यहाँ पे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के आसपास जब बर्फ जमती है तो ऊपर से धारा ये निकलती है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे कहानी, तो लिखना स्टार्ट करिएगा।
विषुवत रेखा के दक्षिण में, विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण विषुवती रेखा धारा का उत्पन्न होता है, जिसका जिसका कारण कोलेस्ट्रॉल बल है। दक्षिण विषुवती रेखी धारा का उत्पन्न होती है, जिसका कारण जिसका कारण कोरियोलिस बल है। यह धारा धारा पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, यह धारा पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ये धारा पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ब्राजील की तट से टकराती है। ब्राजील की तट के टकराने के पश्चात ये दक्षिण की ओर चलती है, जिसे जिसे ब्राजील की धारा कहा जाता है। यह दक्षिण की ओर चलती है, जिसे ब्राजील की धारा कहा जाता है। जिसे ब्राजील की धारा कहा जाता है। हाँ, दक्षिण की ओर मुड़ती है, दक्षिण की ओर चलती है, जिसे ब्राजील की धारा कहा जाता है। ब्राजील धारा कहलाती है। ठीक। अर्जेंटीना के पास, अर्जेंटीना के पास अर्जेंटीना के पास या ठंडी धारा फाकलैंड से टकरा जाती है। ठंडी धारा फाकलैंड से टकरा जाती है। इस धारा फाकलैंड मतलब फाकलैंड धारा, इस धारा का निर्माण अंटार्कटिका के चारों तरफ अधोगमन से उत्पन्न होती है। चारों तरफ अधोगमन से उत्पन्न हुई धारा है या उत्पन्न होती है। और यहाँ भी धुंध छाती है, और यहाँ भी धुंध छाती को ठंडी गर्म धारा मिलती है, तो यहाँ भी धुंध छाती और मछली पालन के लिए उपयोगी क्षेत्र होता है, और यह भी क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए उपयोगी बन जाता है। मछली पालन का उपयोगी क्षेत्र बन जाता है। ठीक है। या पछुआ या धारा पछुआ पवन के संपर्क में आने के कारण
या दक्षिण अफ्रीका की ओर मुड़ जाती है, या पछुआ हवा के प्रभाव के कारण यह ब्राजील की ओर मुड़ जाती है, और ब्राजील के दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका की ओर मुड़ जाती है। ब्राजील नहीं, ब्राजील तो छूट चुका, बहुत आगे है। ब्राजील गलत बोल दिया मैंने, ब्राजील नहीं, ब्राजील गलत थी। दक्षिण अफ्रीका की ओर मुड़ जाती है और वहां के तट से टकराती है, और वहां से तट से टकराती है। वहां के तट से टकराती है। इस समय तक इसे इस समय तक इसे दक्षिण अटलांटिक धारा कहा जाता है। इस समय तक इसे दक्षिण अटलांटिक धारा कहा जाता है, और ठंडी रहती है, और यह ठंडी धारा होती है। जो धारा जाके दक्षिण अफ्रीका से टकरा रही होती है, यहां से ये धारा जो होती है, ये दक्षिण अटलांटिक धारा कहलाती है, और जो कि ठंडी रहती है। दक्षिण अफ्रीका से टकराने के पश्चात यह उत्तर की ओर बढ़ती है। दक्षिण अफ्रीका से टकराने के पश्चात यह उत्तर की ओर बढ़ती है। या उत्तर की ओर बढ़ती है। नामीबिया के पास, नामीबिया की जगह या नामीबिया के स्थान पर, नामीबिया के स्थान पर मरुस्थलीय प्रभाव के कारण, नामीबिया के स्थान पर मरुस्थलीय प्रभाव के कारण यह धारा ठंडी हो जाती है, जिसे बैंगुला की धारा कहते हैं। बैंगुला ऐसे लिखा जाएगा, लिख लोगे ऐसे, कोई बड़ा इशू नहीं, लिख दें। जी जी। बैंगुला, बैंगुला, बैंगुला की धारा कहलाती है, बैंगुला की ठंडी धारा कहलाती है, ऐसे कहा जा सकता है। मरुस्थलीय प्रभाव के कारण या बैंगुला की धारा कहलाती, बैंगुला की ठंडी धारा कहलाती है। और वहां से आगे बढ़ते हुए गिनी के तट पर, गिनी के तट पर पुनः दक्षिणी विषुवतीय रेखा से जुड़ जाती है। गिनी के तट पर, गिनी के तट पर और ये जो बेंगुला की धारा होती है, आगे आगे गिनी के तट में टकराने के बाद मतलब यहाँ पहुंचने के बाद फिर ये दक्षिण विषुवतीय रेखा से जुड़ जाती है। हाँ, यहाँ से टकरा के गिनी तट से टकराने के बाद ये दक्षिण विषुवतीय रेखा से जुड़ जाती है, तो एक तरह से सर्कल ये कंप्लीट हो जाता है। ये समझ में आएगी, समझ में आया?
चलेगा। अब हम डालेंगे हिंद महासागर की धारा। हिंद महासागर की धाराएं। ये जो दक्षिण अटलांटिक जो धारा लिखाई थी मैंने, यहां से आगे बढ़ने के बाद ये इधर चली जाती है, एक धारा इधर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी दक्षिण अटलांटिक कहलाएगी। जब यहाँ पे पहुंचती है तो यहाँ पे मोजाम्बिक एक देश पड़ता है, तो मोजाम्बिक की धारा कहलाती है। आगे यहाँ पे सोमाली देश पाया जाता है, तो सोमाली की धारा कहलाती है। सोमाली धारा के बाद इक्वेटर के पास आ जाती है। ठीक है ना। और जैसे इक्वेटर के पास आती है तो यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर इसके जो प्रतिविस्पति रेखा धारा होती है उसके संपर्क में आ जाती है। और जैसे संपर्क में आती है तो इसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो इधर जाती है और या तो फिर इधर आती है। पर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। इंडियन ओशन की जो हमारा जो भारतीय कोस्ट है उसमें ट्विस्ट है। उसमें ट्विस्ट क्या है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में या शीत ऋतु में हिमालय से हवाएं चला करती हैं समुद्र की ओर, और ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से हवाएं चला करती हैं तट की ओर हमारे। ठीक है ना। तो क्या होता है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है तब ये धारा जो है ऐसे चली जाती है। ठीक। और जब शीत ऋतु आती है तो ये हवा धारा क्या करती है, इस विपरीत दिशा में चलने लगती है। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं उत्तरी हिंद महासागर की ग्रीष्म ऋतु हवा धारा। और वही जब शीत ऋतु की बात होती है तो बोलते उत्तरी हिंद महासागर की शीत ऋतु धारा बोलते हैं। ये वही दो धाराएं होती हैं। बाकी सेम कहानी, यहाँ से ऐसे जाकर के मोजाम्बिक की धारा या सोमाली की धारा बन जाती है। और ये यहाँ पर मौसम के अनुसार, ये मानसून के आधार पर ये हवाएं बदल जाती है। और फिर हवाएं बदलने के बाद ये पुनः इस पूरे ब्रंच से जुड़ जाती है, ये धारा उधर चली जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया की बन जाती है, और इस तरह से यहाँ पर ये धारा कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? क्लियर? तो बस इसमें इतना ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसमें लिखो। दूसरी एक चीज और ट्विस्ट है इसमें, ट्विस्ट ये कि जो सोमाली की धारा है कभी ठंडी होती है कभी गर्म होती है। समानता इसका स्वभाव है ठंडा होने का। समानता इसका स्वभाव कैसा है, ठंडा होने का। जैसे कि यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है, इस वजह से होता है। लेकिन कभी ये ठंडी नहीं होती है, कभी कभी ये गर्म भी बनी रहती है। अब उसकी वजह क्या है कि जब पूरे पृथ्वी में एलिनो लालिनो का प्रभाव आता है तब ये ऐसी स्वभाव दिखाता है, तब ये गर्म हो जाती है। और जिस साल ये गर्म हो जाती है उस साल क्या होता है, मानसून कमजोर होता है। क्लियर? सॉरी, उल्टा है। जिस साल ये ठंडी बनी रहती है मानसून कमजोर हो जाता है, और जिस साल ये गर्म हो जाता है उस साल ज्यादा बारिश। अभी ये रिसर्च का मामला है, बस आपको बस इतना जानना कि भी ठंडी धारा होती है बट इसका स्वभाव बदलता है इसका। ठीक है ना। तो बाकी चीजें मैं ऐड कर दूंगा। तो लिख लीजिए हिंद महासागर। मानसून के आधार पर मानसून के आधार पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्वी मानसून धारा और दक्षिण पश्चिम मानसून धारा का जन्म होता है। उत्तर पूर्व का मतलब क्या हो गया, तो उस समय उत्तर पूर्व की ओर जा रही होगी, मतलब ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो गया, शीत ऋतु की बात हो गई। दक्षिण हम दक्षिण पूर्व की ओर आ रही है वह।
हाँ, उत्तर पूर्व मानसून धारा और दक्षिण पश्चिम मानसून धारा। हाँ, मानसून धारा। धारा पूरा सेंटेंस फिर से बोलो, क्या लिखा है आप लोगों ने? हाँ, का जन्म होता है, का जन्म होता है। का जन्म होता है। और ये धाराएं अंततः भारतीय विषुवतीय रेखी धारा से जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती हैं। या भारतीय विषुवतीय रेखी धारा, या भारतीय विषुवतीय रेखी धारा जब अफ्रीका की ओर बढ़ती है, जब यह अफ्रीका की ओर बढ़ती है, जब यह अफ्रीका की ओर बढ़ती है, तो सोमाली देश के पास या सोमाली धारा के नाम से जानी जाती है। सोमाली देश के पास या सोमाली धारा के नाम से जानी जाती है। सोमाली धारा कहलाती है। यह कभी ठंडी रहती है, कभी उष्ण रहती है, जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। बस अभी इतना ही लिखना है आपको। कभी यह ठंडी रहती है और कभी यह गर्म रहती है, जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। जब यह धारा सोमाली से दक्षिण की ओर चलती है, तो मोजाम्बिक में या मोजाम्बिक धारा या अगुलास की धारा कहलाती है। सोमाली से दक्षिण की ओर जब बढ़ती है, तो मोजाम्बिक या अगुलास की धारा कहलाती है, क्योंकि उष्ण है तो उष्ण कहलाएगी। हाँ, मोजाम्बिक की ओर बढ़ती है तो ये मोजाम्बिक या अगुलास की धारा कहलाती है। अगुलास, अगुलहास, अगुलहास, अगुलहास है, अगुलास नहीं, अगुलहास है, अगुल हास, हास वाला हंसने वाला, हास्य वाला। अगुलहास की धारा कहलाती है। अगुलहास की धारा कहलाती है। यही धारा आगे बढ़ते हुए दक्षिण में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा से जुड़ जाती है, या ऑस्ट्रेलिया की धारा से जुड़ जाता है। पश्चिमी, हाँ लिख लिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा से जुड़ जाती है आगे बढ़ते हुए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा से जुड़ जाती है।
जो कि ठंडी होती है। एक बार थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर, जो कि ठंडी होती है, जो कि ठंडी होती है। अब इसको देखने की कोशिश करिए उत्कर्ष। जब यहाँ पर धारा थी तो ये अटलांटिक कहलाती थी, लेकिन जब यही धारा आगे बढ़ती ठंडी धारा तो ऑस्ट्रेलिया के कारण इसको क्या बोलते हैं, इस धारा को ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी धारा कहलाती है। जब ये जाती है तो यहाँ भी एक दो ब्रांच बना, एक आगे चली जाती है, एक इधर चली जाती है। जब इधर जाती है तो यही धारा फिर पुनः ऑस्ट्रेलिया की पश्चिम धारा कहलाती है, ठंडी धारा कहलाती है, और आगे जाकर के फिर से जुड़ जाती है, फिर गर्म धारा हो जाती है। ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा। यह धारा पुनः ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से टकराकर उत्तर की ओर बढ़ती है, उत्तर की ओर बढ़ती है। इससे आगे चलते हुए ये धारा इंडोनेशिया के पास, आगे चलते हुए धारा इंडोनेशिया के पास इंडोनेशिया के पास पुनः हिंद विषुवत रेखा से या हिंद या भारतीय विषुवत रेखी धारा से जुड़ जाती है, या हिंद हिंद विषुवत रेखी धारा से या भारतीय विषुवत रेखा धारा से जुड़ जाती है जी, धारा से जुड़ जाती है। इस तरह से ये भी एक सर्किल कंप्लीट होता है। लिख गया कल्पना? गुड। कंप्लीट। तो आज हमने दो दो महासागर कंप्लीट किए। अब इसको समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। पहले तो हमने ये बताया कि धारा क्या होती है। धारा मतलब निरंतर बढ़ने वाली। जब समुद्र में निरंतर धारा बढ़ती है उसे समुद्री धारा कहते हैं। धाराएं दो तरह की होती हैं, तो ठंडी धारा होगी या तो गर्म धाराएं होंगी। ये ठंडी गर्म धारा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में पूरा का पूरा एक वह पृथ्वी में एक संचरण पाया जाता है, जल संचरण पाया जाता है। इसी संचरण के कारण, क्योंकि संचरण में दो तरह का देखा गया है। एक होता है जब समुद्र में जल ऊपर आ रहा हो, या ऊपर आ रहा हो या तो नीचे जा रहा हो, या क्षैतिज बह रहा हो। तो इन क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति के आधार पर एक पूरा का पूरा संचरण चलता है। पर यह संचरण हर महासागर का से जुड़ा होता है, पर हर महासागर का संचरण भी एक अपना अपना संचरण होता है, और ये बृहद रूप से उसी का हिस्सा होता है। तो अभी आज हमने देखा उत्तरी अटलांटिक का पूरा संचरण देखा, दक्षिण अटलांटिक का पूरा संचरण देखा, और हिंद महासागर का पूरा संचरण देखा। अब हमारे पास सिर्फ एक बच्चा है, वो है प्रशांत महासागर का संचरण। कल जब हम चर्चा करेंगे तो किसी चर्चा करेंगे, प्रशांत महासागर संचरण की बात करेंगे। इस संचरण से हम ये देखेंगे कैसे पूरा का पूरा जल सर्कुलेट करता है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? अब अपने प्रश्न पूछ सकते हो, नहीं तो एक प्रश्न लिख के लाइएगा, हम उत्तर देंगे। आपको अपने कॉपी में लिख के लाना है। समरी जानते हो? समरी, सारांश। सबसे पहले प्रश्न लिखो। मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न नहीं दे रहा हूं, बस ये कोशिश करूं कि लिखना आना चाहिए। अपने बेस्ट फ्रेंड पे लिखो, सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड पे, बेस्ट फ्रेंड पे लिखना है आपको, सिर्फ 100 शब्दों पे। हाँ, ठीक है ना?
अपने मित्र के बारे में लिखना है, सबसे आपका जो प्रिय मित्र हो उसके बारे में लिखना है। आप चाहो तो जैसे नाम शेयर नहीं करना चाहते हो तो अपना उसमें नाम मत लिखो, क्योंकि अब बोलना बताना पड़ेगा मुझे। तो अगर आपको लग रहा है कि हेजिटेशन लग रहा है तो कोई बात नहीं। 100 150 शब्द, मैक्सिमम 150 शब्द हैं आपके पास। जी, अब उसके बारे में बताओ जो जो जानते हो अपने मित्र के। अपने मित्र की हम चर्चा करें। हाँ, विषय में चर्चा करें। आप क्या क्या चर्चा करते हो अपने मित्र के बारे में? कि कल हमको मिला था सिगरेट पी रहा था, परसों मिला था दारू पी रहा था, ये सब जो भी आप करते रहेंगे तो उसके बारे में लिखोगे। पीला के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं और इसको रिविजन करिए। जैसे जिस तरह से इसको बताया है ना, कि बस एक बार देखोगे ना तो आपको सब याद आता जाएगा। ठीक है ना। ठंडा गर्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है आपके पास यहाँ से। सब आप जहां जहां मैंने बता दिया कि यहाँ पे समुद्र है तो मरुस्थल है तो ठंडी है, या दो ही जगह ठंडी धारा है सिर्फ, यहाँ मरुस्थल है या तो फिर ध्रुव के पास, बाकी कहीं ठंडी धारा नहीं। ठीक है ना। इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर, सबसे टफ चैप्टर होता है। ठीक है ना। पर इसको मैं बहुत आसान कर चुका हूँ आपके लिए। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल। कौन सा? मैं निबंध इसलिए दे दिया ना कि पहले छोटे छोटे चीजें लिखने की कोशिश करो। जब यहाँ तुम्हारे शब्द बनने पकड़ आ जाएगी तब आप बड़े शब्दों में जाओ, है ना। तब तब तुम्हारा टॉपिक कवर होगा अच्छे तो। क्योंकि है ना, एक्चुअली में जब एशियन उसूल की बात आती है तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वहाँ का लेवल बहुत अच्छा खासा है। और बात ये नहीं है क्योंकि लिखते तो सभी, बात ये है कि तुमको अपनी एक रैंक बनानी है और तुमको अच्छा सिलेक्शन है ना, उसके लिए फिर एक निरंतर अभ्यास है ना। क्योंकि मैं मान लीजिए 1,000 वैकेंसी है तो 3,000 आपके लिए जाता है important, ठीक है ना। 3,000 में से मतलब है कि तीन में से एक को लेना है, तीन में से एक को लेना है तो एक वही लिया जाएगा इसके लिए अपने मेल से बहुत अच्छा कर, मेल से बहुत अच्छा कर, अपना अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करो। जब आप ऐसा करोगे तो आप अच्छी रहेंगे, बस भाषा बहुत अच्छी है बोलते समय। अभी जैसे जैसे आपने मान लीजिए कि हमने रामायण देखी, भाषा आपको बिल्कुल सब उसके याद आ रहा है। जैसे मैंने देखा सुना, मैंने जो भाषा पकड़ पाई थी वही से मैंने आवश्यक शब्द बोलता है ना। अब मान लीजिए किसी, आप कहीं गए और आप किसी आवश्यक शब्द बोल रहे हैं, क्या आवश्यक है ऐसे शब्द है उसकी, तो लोग हंसे हो सकता है, उसको भी चिंता मत करें, बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपने, उसकी चिंता मत करें। आपको अपनी बात सुधारनी तो आप अपने हिसाब से